देखिए अब पढ़ते हैं एसेप्सिस इन ओटी, यानी कि फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू एसेप्सिस इन ओटी। ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास 5 फैक्टर्स हैं। ठीक है, एक है हमारे पास पेशेंट की प्रिपरेशन, दूसरी सर्जन की प्रिपरेशन, तीसरी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की प्रिपरेशन, और चौथी हमारे पास क्या है, चौथी हमारे पास है जो चौथी, यानी कि हम डी करेंगे ना इसको, डी ऑपरेशन थिएटर की प्रिपरेशन। ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर। और जो ई है हमारे पास, यानी पाँचवीं हमारे पास है हमारी के सर्जरी, सर्जन कैसे सर्जरी की टेक्निक अप्लाई करता है, सर्जिकल टेक्निक। ठीक है ना। तो ये हम एक एक करके सबसे वो सारे पढ़ेंगे। पेशेंट प्रिपरेशन, फिर सर्जिकल प्रिपरेशन, सर्जन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की प्रिपरेशन, ओटी की प्रिपरेशन जहाँ इन दोनों ने ऑपरेट होना है, और फिर सर्जिकल टेक्निक, सर्जन कैसी टेक्निक अपनाता है। ठीक है। ठीक है, तो सर्जिकल टेक्निक का मतलब कुछ सर्जन्स ऐसे होते हैं जो अजीब सी वो क्या कहते हैं टेक्निक अपनाते हैं, बहुत ही पुअर हैंडलिंग ही होती है उनकी, और वो क्या कराते हैं, टिश्यू को मिस हैंडल करके वहाँ पे फिर हेमाटोमा करा देते हैं, और क्या होता है वहाँ पे वो क्या कराते हैं, टिश्यू डिवाइटलाइजेशन करा देते हैं। उसको हम सर्जिकल टेक्निक, यानी कितनी साफ़ सफाई सुथराई से सर्जन काम करता है, उसको हम सर्जिकल टेक्निक कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले पेशेंट प्रिपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पेशेंट प्रिपरेशन। देखें, जो बैक्टीरियल फ्लोरा होता है ना, किसका, पेशेंट का बैक्टीरियल फ्लोरा, वो प्रिंसिपल सोर्स होता है इन्फेक्शन का। ठीक है। अच्छा, तो ठीक है ना, प्रिंसिपल सोर्स होता है इन्फेक्शन का, किसकी इन्फेक्शन का, सर्जिकल वूंड्स की इन्फेक्शन का। ठीक है। अब पेशेंट की जो प्रिपरेशन होती है वो जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के साथ ही पेशेंट प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। याद रखो, कोई भी फोकल सोर्स ऑफ सेप्सिस हो, कोई भी फोकल सोर्स ऑफ सेप्सिस हो, उसको आपने ट्रीट करना है बिफोर सर्जरी। ठीक है ना, अगर ये कोई भी फोकल सोर्स ऑफ सेप्सिस हो, उसको ट्रीट करना है बिफोर सर्जरी, स्पेशली उस सर्जरी में जहाँ पे आपने कोई प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स लगाने हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई वाल्व हो, प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स। ठीक है, या फिर कोई मैश हो, ठीक है ना, हर्निया का। ठीक है, तो इस तरह के केसेस, बहुत से केसेस आपके सामने आएंगे सर्जरीज़ में। उसमें अगर आपने कोई इम्प्लांट लगाना है तो आपने लाजमी उसमें आपने कोई फोकल सोर्स ऑफ सेप्सिस है उसको क्लियर करना है, अदरवाइज़ वो इन्फेक्ट हो सकता है। ठीक है ना। अब नोज़ोकोमियल देखें, अक्सर लोग कहते हैं कि नोज़ोकोमियल, लेकिन नोज़ोकोमियल की डेफिनीशन आपको आनी चाहिए। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन की डेफिनीशन है कि एन इन्फेक्शन दैट अकर्स आफ्टर 72 आवर्स ऑफ हॉस्पिटल स्टे। कोई भी पेशेंट आता है, 24 घंटे गुजरते हैं, 48 घंटे गुजरते हैं, इन 48 घंटों के बाद से फिर 72 आवर्स गुजरते हैं, तो 3 दिन हो गए ना, ये 24, 48 और 72, 3 दिन के बाद जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उसको हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है ना। तो पेशेंट प्रिपरेशन में आपने पाँच मेजर्स देखने हैं, 5 मेजर्स आपने देखने हैं, और ये 5 मेजर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखें, पेशेंट की शॉवरिंग। ठीक है, उसके बाद पेशेंट की शिफ्टिंग, उसके बाद पेशेंट की शेविंग, और पेशेंट की पेंटिंग, और पेशेंट की ड्रेपिंग। ठीक है ना, ये 5 चीज़ें पेशेंट प्रिपरेशन में बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो हम एक एक करके थोड़ी थोड़ी रोशनी इन पे डालेंगे अभी। ठीक है, पेशेंट प्रिपरेशन में पहली जो बात है वो है शॉवरिंग। पेशेंट को अगर उससे पहले, ऑपरेशन थिएटर ले जाने से पहले, एक रात पहले या 1 घंटा पहले जब भी शॉवर कराया जाए। ठीक है, ये टाइम हम आपको बताएंगे फिर कभी कि 1 रात पहले होना चाहिए या 1 घंटा पहले होना चाहिए, ये शॉवरिंग कब होनी चाहिए, कब ये शॉवरिंग होनी चाहिए। ठीक है,
अगर शावरिंग कराई जाए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से किसी भी, तो इससे क्या हो सकता है, डिक्रीज़ हो सकता है वूंड इन्फेक्शन के रेट्स। फिर हमारे पास शिफ्टिंग है। पेशेंट को आपको पता होगा जब हम रात में ओवरनाइट प्रिपेयर कर लेते हैं एक दिन पहले लिस्ट के लिए, ऑपरेशन लिस्ट के लिए या फिर ऑपरेशन के लिए, तो सुबह-सुबह हम शिफ्ट कर रहे होते हैं पेशेंट को। तो वो शिफ्टिंग जो होती है उससे पहले हम पेशेंट को रिस्ट बैंड्स पहना लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन बैंड्स, फिर उसको सर्जिकल गाउन्स पहना लेते हैं, ओटी किट जिसको बोलते हैं। ओटी किट में हम पेशेंट को ले जाते होते हैं। तो ये जो शिफ्टिंग है, ये पेशेंट को गाउन्स पहना के और एक स्टेराइल बेड जो डिफरेंट बेड पे हो, साफ बेड पे हो, तो इससे भी वूंड इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर शेविंग है, ठीक है ना। शेविंग जो है, हाँ, ठीक है, तो शेविंग जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देखें, कभी भी आप याद रखें कि जो हेयर है पेशेंट के, उनको आपने रिमूव नहीं करना उस वक़्त तक, तब तक वो इंटरफेयर ना करें, ठीक है, इंसिजन साइट पे, ठीक है ना। तब तक इंटरफेयर ना करें, आपने रिमूव नहीं करने, ठीक है। आपने देखने हैं कि अगर फीमेल पेशेंट है तो वो उसके बाल छोटे-छोटे हैं, तो उसको अगर वो इंटरफेयर नहीं कर रहे तो शेव करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मेल है कोई, ठीक है, मेल पेशेंट है कोई, कोई गोरिल्ला टाइप में मेल है, तो उसको आप शेव कर सकते हैं। लेकिन ठीक है ना, अब शेव कब करनी है ये भी एक टाइम है। आपने इमीडिएटली बिफोर सर्जरी शेव करनी है, एक दिन पहले करके नहीं रखना, इमीडिएटली बिफोर सर्जरी शेव करनी है। अच्छा, उसके बाद शेविंग किससे करनी है, रेज़र से आपने बिल्कुल शेव नहीं करना, ठीक है। रेज़र से, अगर रेज़र से आप शेव करेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें माइक्रो कट्स लगते हैं और वो कट्स एक्ट करते हैं फोकाई फॉर बैक्टीरिया। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल इतना छोटा सा कट लग गया, वो इन्फेक्ट हो जाता है, इन्फेक्ट होकर उसमें बैक्टीरिया अक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो रेज़र आप अवॉइड करें, आप शेवर या क्लिपर जो होता है, ठीक है ना, वो अप्लाई करें, ठीक है। हाँ, ठीक है ना। तो ये देखें, ये हमारे पास ये शेवर है, इस तरह का शेवर आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द पेशेंट्स। ये देखें शेविंग, ठीक है। इससे क्या होगा, जो छोटे छोटे फोकाई बनते हैं, जो बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन का के लिए वो मतलब एक मीडियम बनते हैं, वो जो फोकाई हैं वो इससे नहीं बनते, ठीक है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त शेवर है, मेरे पास था ये, तकरीबन ये मेरे पास पिछले 6-7 साल से है, और ये फ़िलिप्स का है, और एक्सट्रीमली ऑसम इसकी बैटरी अभी तक वैसा है जैसे कल लिया हो, ठीक है। इसका मॉडल आप यूज़ देख लें, आप मॉडल वेट एंड ड्राई है ये, आप वेट भी हो तो भी आप इससे कर सकते हैं। और इसकी जो है डिफरेंट स्केल्स हैं इसके साथ, ये प्लास्टिक वो कवरिंग आती है इसकी, ये खुल भी जाती है, ये देखें इसके स्केल्स आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उस इस तरह अच्छा, ठीक है। फिर हमारे पास पेंटिंग एंड ड्रेपिंग आ जाती है। हमने क्या क्या देखा, शॉवरिंग, शिफ्टिंग, अच्छा शेविंग देखा हमने, फिर चौथा पेंटिंग एंड ड्रेपिंग। पेंटिंग एंड ड्रेपिंग देखें, आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से आप शेव कर सकते हैं, तो सॉरी पेंट कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो है वो 10% जो एक्वस आयोडीन है ना, 10% एक्वस आयोडीन, 10% एक्वस आयोडीन, ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, इससे हम पेंट करते होते हैं, ठीक है ना। ये पेंट कैसे करते होते हैं, ये पेंट जो है हम एक स्पंज लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। स्पंज लेते हैं और उससे हम जैसे कप पे ऐसे करके पार्डीन लेते हैं, पार्डीन, ठीक है, स्पंज से फिर पानी में डिप करके, फिर जो भी इंसिजन एरिया है उससे ऐसे, अगर फॉर एग्जाम्पल इंसिजन यहाँ पे देना है तो हम ऐसे 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 करके सर्कुलर तरीके से ऐसे करके सारा पेंट कर लेते हैं। और याद रखें, जो हेवीली कंटेमिनेटेड एरिया होता है ना, वो हम आखिर में साफ़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अम्बलाइकस हेवीली कंटेमिनेटेड है, तो ठीक है, उसको हम आखिर में यूं करके साफ़ करके और वो स्पंज फेंक देते हैं और फिर नया स्पंज यूज़ करते हैं। याद रखें, मोस्टली आप देखेंगे कि लोग एक ही स्पंज से करके फेंक देते हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। आप दूसरा स्पंज यूज़ कर सकते हैं पेंटिंग के लिए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक बार आप हेवीली कंटेमिनेटेड या फॉर एग्जांपल अम्बलाइकस हो, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये अम्बलाइकस है, यहाँ हम एक बड़े अपने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये करके स्पंज से ऐसे 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 सर्कुलर मोशन में बाहर की तरफ जाएंगे। जाने के बाद आप क्या करेंगे, आप
एंड में आप क्या करेंगे, अम्बलाइकस के ऊपर ये डाल के स्पंज फेंक देंगे। अगर हर्निया का केस है गायनोस्क्रोडल, तो फिर आप यूँ करके ये सारा नीचे पेनिस और जो टेस्टिस है इसको करके स्पंज फेंक देंगे, ज़रूरत पड़ी तो नया स्पंज लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि याद रखें कि मल्टीपल स्पंजेस कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस, ठीक है। ठीक है, एक बार जब आप पेंट करना कंप्लीट कर दें तो उसके बाद आपने ड्रेप करना है। ड्रेप में स्टेराइल ड्रेप्स, सर्जिकल ड्रेप्स यूज़ करेंगे, स्टेराइल सर्जिकल ड्रेप्स यूज़ करेंगे, और फिर उस एरिए को आप यहाँ पे शीट, इसको शीट भी बोलते हैं ड्रेप्स को, ठीक है। स्टेराइल सर्जिकल ड्रेप हो या शीट हो, हम नॉर्मली उसको शीट ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको ऐसे करके एक शीट इधर, एक शीट इधर, एक शीट इधर, एक शीट इधर करके फिर जो सर्जिकल क्लैंप्स हैं वो लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह हम आइसोलेट करते हैं। किसको आइसोलेट करते हैं, पेंटेड एरिया को, या फिर जिस जगह पे हमने इंसिजन लगाना है उस एरिया को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद याद रखें ये एक बात, ये MCQ भी है, याद रखें कि जो प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स जो है ना, दे शुड बी गिवन टू द पेशेंट एट द टाइम ऑफ इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, जगह जगह ये आपको नज़र आएगा। एट द टाइम ऑफ इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया आपने ऑक्सीडिल या फिर कोई भी एंटीबायोटिक, ठीक है ना, आप दे सकते हैं। ऑक्सीडिल में सेफ्ट्राइक्सोन होती है, ठीक है ना, ऑक्सीडिल में सेफ्ट्राइक्सोन होती है, इसका 1 ग्राम या 2 ग्राम का शूट आप दे सकते हैं पेशेंट को एट द टाइम ऑफ इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, ये देंगे आप, याद रखें। ये प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक है, ये एकदम उधर पहुंच जाएगी स्किन के पास और क्या होगा, इन्फेक्शन करने नहीं देगी, ठीक है, और इन्फेक्शन को रोकने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि पेशेंट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब देखते हैं सर्जिकल प्रिपरेशन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की प्रिपरेशन कैसे होगी, फिर हम सर्जन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की प्रिपरेशन। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की प्रिपरेशन वही वाली बात है सारी, कि इसमें क्लीनिंग का मेथड अपनाएंगे, डिसइंफेक्शन और फिर स्टेरिलाइजेशन का तरीका सारे का सारा हमारा ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, उस तरह हम इंस्ट्रूमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। बस इतना ही है इसके बारे में। उसके बाद सर्जन प्रिपरेशन, सर्जन्स की क्या प्रिपरेशन है, सर्जन्स की प्रिपरेशन हो ऐसी होगी, सर्जन्स यानी कि प्रिपरेशन ऑफ द सर्जन में हैंड वॉशिंग का रोल होता है, ग्लव्स पहनने का रोल होता है, मास्क पहनने का रोल होता है, हेयर कवर पहनने का रोल होता है, और फिर सर्जिकल गाउन्स, ठीक है। अब देखें अगर तो सबसे पहले हैंड वॉशिंग देखें हम क्या करते हैं, ऑपरेशन से पहले फिंगर टिप से लेके एल्बो तक हम अपने आप को स्क्रब करते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, एल्बो से लेके फिंगर टिप से लेके एल्बो तक हम उससे स्क्रब से धोते हैं, तो ये रिड्यूस होता है रेजिडेंट फ्लोरा ऑफ द सर्जन्स हैंड। तो इससे इन्फेक्शन को वूंड इन्फेक्शन को रोकने में, कम करने में मदद मिलती है, ठीक है। फिर ग्लव्स आर वाइटल पार्ट ऑफ सेप्सिस, याद रखें। ग्लव्स डेफिनेटली आप उसी से ऑपरेशन से उसी हाथ से ऑपरेशन कर रहे हो, तो उस हाथ से ऑपरेशन कर रहे हो उसमें आप ग्लव्स पहनोगे तो उसमें क्या होता है कि 50 to 70% आप अंदाज़ा करें कितना ज़्यादा, 50 to 70% जो है जो रिस्क होता है कि ग्लव्स फट जाए। याद रखें 50 से 70% ऑफ द ग्लव्स, यानी 100 में से 50, 100 में से 70, ठीक है, ये पंक्चर होते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है ना। पिन होल पंक्चर जो होता है ना, अगर आप इस तरह पिन होल पंक्चर हुआ है आपके ग्लव्स में, तो 40K जर्म्स यानी कि 40,000 बैक्टीरिया उसमें से गुजरते हैं इन 20 मिनट के दौरान, ठीक है। 20 मिनट में 40,000 बैक्टीरिया उस होल से, उस पिन होल से पास हो सकते हैं। या आप अंदाज़ा करें कि कितना ज़्यादा रेशो हो सकता है फिर इन्फेक्शन का, ठीक है। फिर इन्फेक्शन रेट इंक्रीजेस बाय 1.5 to 7%। अगर एक पिन होल पंक्चर होना, उससे इन्फेक्शन रेट 1.5 to 7% रेज होता है, ठीक है। तो ग्लव्स का कहने का क्या मतलब, मकसद है हमें ग्लव्स पहनने चाहिए, ठीक है। ग्लव्स वाइटल पार्ट होते हैं टू क्रिएट, ठीक है ना, एसेप्सिस, ठीक है। यहाँ पे सेप्सिस लिखा हुआ है यार, एसेप्सिस लिख लो, ठीक है। टू क्रिएट एन एसेप्टिक इन्वायरमेंट हमें ग्लव्स के इस्तेमाल करनी चाहिए, जो कि वाइटल पार्ट है, ठीक है ना।
और दूसरी बात कि पिन होल पंक्चर अगर हो तो 20 मिनट में 40,000 जर्म्स उस पिन होल पंक्चर ऑफ द ग्लव से दाखिल हो सकते हैं सर्जन हैंड से इस तरफ। और उसके बाद इन्फेक्शन जो रेट होता है वो फिर 2 से लेकर 7 तक बढ़ जाता है, 2 से 7 तक। इसको 1.5 को 2 कर लो, ठीक है ना। फिर हमारे पास है मास्क एंड हेड कवर, ठीक है ना। जो ठीक है ना, तो जो डिस्पोजेबल और स्टेराइल मास्क और हेड कवर्स ये हम पहनते होते हैं, ये ज़रूरी होते हैं, ठीक है ना। अक्सर जो नए एचओज़ आते हैं, ठीक है, वो विदाउट हेड कवर आते हैं तो उनको हम डांटते भी होते हैं कि आप पहन के आ जाओ, ठीक है। डांटना नहीं चाहिए, बुरी बात है, ठीक है। फिर हम गाउन्स पहनते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर। गाउन्स जो होते हैं डिक्रीज़ करते हैं क्या कर ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम सर्जन साइड टू द पेशेंट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। अब नंबर डी, हमने कहा था कि हमने ए पढ़ा, बी पढ़ा, सी पढ़ा और अब डी है। ए में हमने क्या पढ़ा? प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। बी में हमने क्या पढ़ा? प्रिपरेशन ऑफ द सर्जन। सी में हमने क्या पढ़ा? प्रिपरेशन ऑफ द ओटी। सी में हमने क्या पढ़ा था? एक मिनट, ये देखिए हमने क्या कहा था? पेशेंट प्रिपरेशन, सर्जन प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, सॉरी इंस्ट्रूमेंट्स। अब चौथा जो है डी है, डी हम पढ़ेंगे। डी में हम क्या पढ़ेंगे? डी में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ द ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। डी में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ द ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ द ऑपरेशन थिएटर में देखें, ठीक है ना, पहली बात याद रखें कि ओटी जो होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए आपके ईआर के और आपके वार्ड के और आपके रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के क्लोज होना चाहिए ये आपका ओटी, ठीक है। कहीं भी आप हॉस्पिटल अपना सेटअप बना ले, अपना हॉस्पिटल, वहाँ पे जब आप ओटी बनाएंगे ना तो ओटी के करीब आप ईआर रखें, ओटी के करीब ही आप अपने वार्ड्स रखें और ओटी के करीब ही आपका अपना रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह देखें कि जो आपका जो थिएटर होगा ना, थिएटर बोलो या ओटी बोलो, ठीक है, इसका डबल डोर एंट्रेंस होना चाहिए टुवर्ड्स एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, ठीक है। और डबल डोर एंट्रेंस होनी चाहिए टुवर्ड्स कॉरिडोर। डबल डोर एंट्रेंस देखें, इस तरह का एक डोर, ये देखें एक दरवाज़ा डबल डोर ना, यानी कि एक दरवाज़ा जो इधर से ये भी खुलता है ये भी खुलता है, तो ये डबल डोर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, यानी डबल डोर एंट्रेंस टू द कॉरिडोर, डबल डोर एंट्रेंस टू द एनेस्थीसिया रूम, ठीक है। इसी तरह जो स्क्रबिंग एरिया के लिए भी उसका एंट्रेंस होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये स्क्रबिंग एरिया याद रखें, स्क्रबिंग एरिया, डबल डोर एंट्रेंस टू द एनेस्थीसिया, डबल डोर एंट्रेंस टू द कॉरिडोर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। फिर एक जो डेजिग्नेटेड डर्टी एरिया होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद सिंगल एंट्रेंस टू द स्क्रबिंग एरिया, ये देखें ये मैंने पहले ही बताया आपको। उसके बाद जो देखो जो थिएटर के अंदर जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 19 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको सेट रखना चाहिए, ठीक है, 19 से 22। इसी तरह ह्यूमिडिटी 45 से 50%। देखो ये तो डिग्री सेंटीग्रेड में है ना, ये ह्यूमिडिटी परसेंटेज में होती है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। इसी तरह एडजस्टेबल लाइट्स शुड बी प्रेजेंट इन द ओटी, ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह एक जो की फैक्टर होता है ना जो ऑपरेशन थिएटर में जो वूंड इन्फेक्शन कॉज करने का, वो एक की फैक्टर ये भी होता है कि जो ऑपरेशन की जो एयर है, ठीक है ना, यानी कि नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया इन ओटी एयर, ऑपरेशन का जो एयर इन्वायरमेंट है इसमें नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया कितने हैं, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया जो है कौन ला सकता है? ये बैक्टीरिया ला सकता है मेडिकल पर्सनल जो हैं, ओपीडी पेशेंट्स ला सकते हैं और मेडिकल स्टूडेंट्स ला सकते हैं, ठीक है ना। सही है, तो इसको भी हमने कम से कम रखना होता है, ठीक है, ठीक है। तो एयर चेंजेस, अगर हम इन्वायरमेंट की एयर में कोई थोड़ी बहुत चेंजेस लाएँ तो इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं, काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं, याद रखें। वेंटिलेशन सिस्टम्स होने चाहिए, जो ओटी में आपका जो वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए वो वेंटिलेशन सिस्टम एयर को फ़िल्टर करे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि बैक्टीरियल लोड कम हो सकता है, ठीक है। एक और बात याद रखें कि जो एयर फ्लो होना चाहिए ना थिएटर में वो लेमिनर होना चाहिए, ये एमसीक्यू है, याद रखें। थिएटर का एयर फ्लो जो है वो लेमिनर होना चाहिए और उसमें जो फ़िल्टर्स होंगे, फ़िल्टर्स, वो फ़िल्टर जो हैं, ठीक है, वो जो फ़िल्टर होनी चाहिए एयर की फ़िल्टर, वो इट शुड बी थ्रू 5 माइक्रोमीटर हीपा फ़िल्टर, ठीक है, इसके थ्रू आप एयर को फ़िल्टर करें, ठीक है।
ठीक है। इसी तरह इस एयर को साइकिल हमें करना चाहिए 20 से 25 टाइम्स 1 घंटे में। 1 घंटे में 20 से 25 मरतबा इसको साइकिल करना चाहिए टू डिक्रीज़ बैक्टीरियल इन्फ्लक्स, ठीक है ना। उसके बाद इसका एम क्या होगा कि बैक्टीरिया को हम लेस देन 180 कॉलोनी फार्मिंग यूनिट्स पर मीटर क्यूब रखेंगे, ठीक है। तो इस टारगेट को हम पहुँचें तो हम हमारा जो एयर की वजह से जो ऊन इन्फेक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। किस लेवल तक? लेस देन 180 कॉलोनी फार्मिंग यूनिट्स तक। तो ये हमारे पास था ओटी की प्रिपरेशन। हम ई में हम क्या करेंगे? सर्जिकल टेक्निक। सर्जिकल टेक्निक हमने क्या कहा था? हमने शुरू में कहा था कि हमारी जो एसेप्सिस इन ओटी में जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, पेशेंट प्रिपरेशन, सर्जन प्रिपरेशन, इंस्ट्रूमेंट प्रिपरेशन और ओटी प्रिपरेशन, और फिर एक था सर्जिकल टेक्निक। तो सर्जिकल टेक्निक में आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। सर्जिकल टेक्निक याद रखें इस तरह की होनी चाहिए कि इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम मतलब हेमाटोमा बन सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की पुअर हैंडलिंग है और किसी की इनएडिक्वेट जो अगर कोई सर्जन इनएडिक्वेट हीमोस्टेसिस वहाँ छोड़ रहा है, पुअर टिश्यू हैंडलिंग और इनएडिक्वेट हीमोस्टेसिस से डिवाइटलाइजेशन ऑफ द टिश्यू हो जाती है। जब डिवाइटलाइजेशन ऑफ द टिश्यू होती है तो वहाँ हीमाटोमा बन जाता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर वहाँ हीमाटोमा बनता है। तो ये जो डिवाइटलाइज टिश्यू यानी कि डेड टिश्यू, नेक्रोटिक टिश्यू और हीमाटोमा जो है, ये दोनों फैक्टर्स क्या करते हैं? ये मटेरियल पैदा करते हैं फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। फिर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और फिर क्या होता है? इंक्रीज़ होता है वूंड इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है।